morning, students. Today we are going to start Bayes theorem. We will study what is partition, what is theorem of total probability, and what is Bayes theorem. First of all, what is a partition of a sample space? If we have events E1, E2 and so on En of the sample space S, then they will represent a partition of S if they are mutually disjoint, means EI intersection EJ equal to phi for I not equal to J. जैसे E1 intersection E2, E1 intersection E3 and so on, E1 intersection En, E2 intersection E3. Likewise, means you can say that they are pairwise disjoint. Second condition is their union should be equal to the sample space S. And the third condition is the probability of each of these events should be greater than 0. If these three conditions they are fulfilled by these events E1, E2, En, then they are said to form a partition of the sample space S. जैसे अगर आपने डाइस थ्रो किया तो आपका सैम्पल स्पेस क्या होगा, 1 से 6 तक नंबर. आपने उसमें एक इवेंट E1 ले लिया, इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, then E1 will be 1, 3, 5. E2 is getting an even number, then E2 will be 2, 4, 6. अब E1 और E2 का इंटरसेक्शन 5 होगा क्योंकि कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है. और अगर हम E1 यूनियन E2 करेंगे तो सैम्पल स्पेस मिल जाएगा हमें पूरा. अगर इवन नंबर और ऑड नंबर्स का जो सेट हमने निकाला E1 और E2, उनका यूनियन करेंगे तो हमें S मिल जाएगा, 1 से 6 तक नंबर आ जाएगा. और इनकी प्रॉबिलिटी, E1 की प्रॉबिलिटी भी उस केस में 1/2 होगी क्योंकि 3/6 दैट इज 1/2, और E2 की प्रॉबिलिटी भी 1/2 होगी. इसका मतलब थर्ड कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो रही है. तो उस केस में हम E1 E2 को उस सैम्पल स्पेस का पार्टीशन कह सकते हैं. तो कोई भी अगर सैम्पल स्पेस गिवन है तो इवेंट ई और जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा दे आर ऑलवेज अ पार्टीशन ऑफ इट, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन 5 होगा और यूनियन करने से हमें सैम्पल स्पेस मिलेगा. और क्योंकि ये हम नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं तो इसकी प्रॉबिलिटी ग्रेटर देन 0 होगी. So E intersection E dash always forms a partition of the given sample space S. सैम्पल स्पेस किसी भी पार्टीशन जो है किसी भी सैम्पल स्पेस का वो यूनिक नहीं होता. देयर में बी मैनी पार्टीशंस ऑफ अ गिवन सैम्पल स्पेस. जैसे अभी हमने जो डाइस वाला एग्जाम्पल लिया उसमें हम E1 इवेंट को 1, 2 अगर केवल ले लें और E2 इवेंट में 3 से 6 तक 3, 4, 5, 6, तो वो भी एक पार्टीशन होगा S का. तो इसका मतलब पार्टीशन यूनिक नहीं है, देयर आर मैनी पार्टीशंस ऑफ द गिवन सैम्पल स्पेस. नाउ द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. This theorem says that if E1, E2, En is a partition of the sample space and suppose that each of the events has non-zero probability of occurrence and A is any event associated with S, then probability of A is probability of A given E1 into probability of E1 plus probability of E2 into probability of A given E2, like this up to En. तो अगर किसी सैम्पल स्पेस से एसोसिएटेड हमारा कोई पार्टीशन के इवेंट्स हैं E1, E2, En और उसी सैम्पल स्पेस से एसोसिएटेड कोई दूसरा इवेंट A है
तो उस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी वी कैन फाइंड एज summation probability EJ into probability A given EJ. इसका छोटा सा प्रूफ समझ लेते हैं कैसे ये हुआ। ये हमने एक सैम्पल स्पेस लिया, E1, E2, E3 ये इसके पार्टीशंस हमने लिए, और A एक कोई दूसरा इवेंट है इसी सैम्पल स्पेस से एसोसिएटेड। तो क्योंकि ये E1, E2, En ये पार्टीशन है, तो वी कैन राइट S इज इक्वल टू E1 यूनियन E2 यूनियन En, पार्टीशन की डेफिनेशन के सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग, और इनका इंटरसेक्शन पेयर वाइज 5 होगा, वो पेयर वाइज डिसजॉइंट भी होंगे पार्टीशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। नाउ फॉर एनी इवेंट A it can be written as A intersection S because A is a subset of S, और S को रिप्लेस कर दिया हमने इस E1 यूनियन E2 यूनियन En से, और इसके बाद यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, तो E इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 यूनियन अप टू A इंटरसेक्शन En। अब क्योंकि A इंटरसेक्शन E1 is a subset of E1, इसी तरह से A intersection EJ is a subset of EJ, and EI EJ are disjoint, it means A intersection EI and A intersection EJ, they are also disjoint. So probability of A can be written as probability of A intersection E1 plus probability of A intersection E2 and so on. क्योंकि जब डिस्जॉइंट सेट्स होते हैं तो probability of A union B क्या होता है, probability A plus probability B, तो उस कंडीशन को हमने यूज किया है। अब probability of A intersection E1 मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ probability के अकॉर्डिंग it will be equal to probability of E1 into probability of A given E1, and like this other one also. So we can write it as probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2 and so on, and this we have to prove in this theorem. Probability of A is this, equal to this. Now Bayes theorem, if E1, E2, En they are non-empty events which constitute a partition of the sample space S. हम कह रहे हैं कि E1, E2, En एक पार्टीशन है सैम्पल स्पेस S का, तो जब ये पार्टीशन होंगे तो ये पेयर वाइज डिसजॉइंट भी होंगे और उनका यूनियन सैम्पल स्पेस के इक्वल होगा और इनकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होगी। और A is any event of non-zero probability associated with this sample space, then probability of EI given A, इनमें से किसी एक की probability जब A event given होगा can be found as probability of EI into probability of A given EI divided by summation of probability EJ, probability A given EJ, and the J varies from 1 to n. ये हमारी बेस थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इस पे बेस्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो चलिए अब हम इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 13.3. An urn contains 5 red and 5 black balls. A ball is drawn at random, its color is noted and is returned to the urn. एक अर्न में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, उसमें से एक बॉल निकाली, उसका कलर देखा और वापस डाल दिया, और जिस कलर की वो बॉल निकली है उसी कलर की 2 और बॉल हमने अर्न में डाल दी और उसके बाद फिर एक बॉल निकाली गई। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो सेकंड बॉल है वो हमारी रेड हो। तो यहाँ पर हमारे पास
पहले केस में दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि जो हमने फर्स्ट बॉल ड्रॉ करी है वो रेड भी हो सकती है और वो ब्लैक भी हो सकती है। तो इसीलिए हमने E1 E2 इन इवेंट्स को माना है कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज़ अ रेड एंड सेकेंड E2 इज फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज़ अ ब्लैक बॉल। टोटल बॉल्स अर्न में 10 हैं। ये E1 E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और एग्जॉस्टिव हैं। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि उनका इंटरसेक्शन इनको यूनियन जो है वो एस के इक्वल हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि ये इनका इंटरसेक्शन तो फाई है तो एक्सक्लूसिव हो गए, और एग्जॉस्टिव मतलब क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो बॉल रेड होगी या ब्लैक होगी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 5/10 क्योंकि 5 रेड बॉल्स हैं और टोटल 10 है। इसी तरह से ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी 5/10 हो जाएगा, 1/2। नाउ if the first drawn ball is red, it means then 2 additional red balls will be put in the urn, क्योंकि अगर पहली बॉल जिस कलर की होगी उसी कलर की 2 और बॉल डाल रहे हैं हम, तो इसका मतलब अब अर्न में कितनी रेड बॉल्स हो जाएंगी? 7। और अगर पहली ब्लैक है तो हम 2 ब्लैक बॉल डालेंगे तो उसके बाद अर्न में 7 ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी। नाउ ए इवेंट हमने मान लिया कि सेकेंड ड्रॉ गिव्स अ रेड बॉल, जिसकी प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है, लेट अस टेक दैट एज ए। अब क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी कि फर्स्ट बॉल हमारी रेड है या ब्लैक, उस पर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए will be equal to probability that first ball is red and then second ball after 2 red balls are added in the urn is also red। या तो ये होगा केस बनेगा, या दूसरा केस बनेगा तो हम क्योंकि और लगा रहे हैं इट मीन्स प्लस प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकेंड इज रेड, फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड। या तो ये होगा कि पहली बार हमारी ब्लैक निकल रही है और दूसरी बार रेड निकल रही है, तो इन दोनों का जो सम होगा that will give you the total probability of the event A। अब फर्स्ट बॉल रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ आई थी, एंड देन सेकेंड बॉल इज ऑल्सो रेड। तो अगर फर्स्ट रेड थी तो हमने 2 रेड डाली थी, तो ऑन में 7 रेड हो गई थी, इसलिए सेकेंड बॉल रेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7, और टोटल बॉल्स अब ऑन में 12 हो जाएंगे, इसलिए 7/12। फिर प्लस फर्स्ट बॉल इज ब्लैक मीन्स हाफ, एंड है तो मीन्स यू हैव टू यूज मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई। सेकेंड इज रेड, तो इस केस में जब आपने पहली बॉल ब्लैक निकाली है तो 2 ब्लैक बॉल डाली तो रेड तो 5 ही रही, इसलिए सेकेंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5, और डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स हमारी 12 है अब अर्न में, तो इस दोनों को ऐड करके रिजल्ट निकालेंगे हाफ। सेकेंड क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 4 रेड and 4 black balls. Another bag contains 2 red and 6 black balls. One of the 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. एक बैग में 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स और दूसरे बैग में 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। दोनों में से एक बैग सिलेक्ट किया, कौन सा क्या यह नहीं बताया गया हमें, और उस बैग में से एक बॉल निकाली जो कि रेड कलर की पाई गई। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, तो इसकी क्या चांस है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट बैग से निकाली गई हो। अगर हमें यहाँ बैग दे देते थे तो आप इजीली, और आपसे पूछा जाता है कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि सपोज आपको दे दिया फर्स्ट बैग चूज किया और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना हो, तो आप इजीली बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक इवेंट दे दिया है और हमसे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जो पहले डिस्कस हो रहा है इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो इस केस में हम बेस थ्योरम लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 इवेंट्स हैं पहले, कि सपोज क्योंकि आप 2 में से एक बैग चूज कर रहे हैं, तो वो बैग फर्स्ट भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है, तो हमारे यहाँ 2 इवेंट्स बन रहे हैं पहले। Event E1 की फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, इवेंट E2 इज सेकेंड बैग इज सिलेक्टेड। अब ये दोनों इवेंट क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और
एग्जॉस्टिव है क्योंकि दोनों में से एक ही चूज़ किया जाएगा, दोनों एक साथ चूज़ नहीं हो सकते, मीन्स इनका इंटरसेक्शन पाई होगा, तो ये एक्सक्लूसिव हो गया। और क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, तो इसका मतलब ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी है। तो ये हमारा एक पार्टीशन फॉर्म कर रहे हैं इसका। और इसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी कि फर्स्ट बैग चूज़ करने की, क्योंकि दो ही बैग थे, दो में से एक बैग चूज़ कर रहे हैं आप, तो इन दोनों की प्रॉबिलिटीज़ हाफ हो जाएगी। अब जो इवेंट हमें गिवन है उसको आप ए इवेंट मानेंगे। तो इवेंट हमें गिवन था कि अ बॉल ड्रॉन इज रेड, सो वी हैव टेकन दिस एज ए इवेंट। जब ये इसी से एसोसिएटेड एक इवेंट है, और जब एक इवेंट दिया हो इससे एसोसिएटेड और हमें इस पार्टीशन के किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछता है, तो हम बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, इसका मतलब हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो इवन की गिवन ए, मीन्स प्रोबेबिलिटी इवन गिवन ए वो पूछ रहा है हमसे। तो बेस थ्योरम में हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई1 की और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई2 की। तो पहले हम उसको निकालेंगे। ए गिवन ई1 का मतलब है कि फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट बैग में 4 रेड थी तो 4, और टोटल बॉल्स 8 थी तो 4/8। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ए गिवन ई2 का मतलब है सेकेंड बैग चूज करा हो आपने और उस सेकेंड बैग में से रेड बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो सेकेंड बैग में 2 रेड बॉल्स थी और टोटल बॉल्स 8 हैं, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ए गिवन ई2 क्या हो जाएगा 2/8। अब हम बेस थ्योरम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ई गिवन ई1 गिवन ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है, जो कि यहाँ पर बनेगा प्रोबेबिलिटी ई1, क्योंकि दो इवेंट्स हैं हमारे पार्टीशन के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन ई1 प्लस प्रोबेबिलिटी ई2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन ई2, इनकी सबकी वैल्यूज पुट करके यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा 8 एलसीएम आएगा, मतलब यहाँ डिनोमिनेटर में 16 आएगा, ये भी 16 ये भी 16, तो आप इससे कैंसिल आउट करके 4/4 + 2 आ जाएगा, दैट इज 2/3। नेक्स्ट इज of the students in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholars not residing in hostel. कॉलेज में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से 60% हॉस्टल में रह रहे हैं और 40% डे स्कॉलर हैं। और पिछले सालों के रिजल्ट से ये पाया गया कि 30% स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। हॉस्टल में रहने वाले 30% बच्चे ए ग्रेड पा रहे हैं, एंड डे स्कॉलर्स में से 20% बच्चे ए ग्रेड ले रहे हैं। At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade. ईयर एंड पे एक बच्चे को सिलेक्ट किया गया और ये देखा गया कि उसको ए ग्रेड मिला है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि स्टूडेंट एक हॉस्टलर है, मतलब हॉस्टल में रहने वाला बच्चा है। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है कि बच्चा हॉस्टल में रह रहा है या बच्चा डे स्कॉलर है। तो इसलिए हम दो इवेंट्स E1 E2 को मानेंगे। अ स्टूडेंट इज रिसाइडिंग इन हॉस्टल, अ स्टूडेंट इज अ डे स्कॉलर। अब हमें ये दिया है कि जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उसके वो 60% हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगी 60/100, और 40% बच्चे डे स्कॉलर है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गई 40/100, दैट इज 2/5। अब एक इवेंट हमें दिया हुआ था कि जो बच्चा हमने सिलेक्ट किया है उसको ए ग्रेड मिला, तो इसलिए इसको हम ए इवेंट मान लेंगे, एक इवेंट। तो लेट इवेंट ई इज अ स्टूडेंट अटेन्स ए ग्रेड। अब ये यहाँ पर E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक्सॉस्टिव है, क्योंकि या तो यही केस होगा या ये केस होगा, इसका मतलब दोनों केस एक साथ नहीं हो सकते, उनका इंटरसेक्शन पाई होगा। और दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, या तो वो डे स्कॉलर होगा या हॉस्टलर होगा, तो इसलिए ये एक्सॉस्टिव भी हो गए। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1,
क्या होगा, ई गिवन इवन का मतलब है कि बच्चा हॉस्टल में रह रहा है और उसे हॉस्टल में रहने वाले बच्चे को ए ग्रेड मिले, ये इसका मतलब हुआ। तो हॉस्टल में रहने वाले ऐसे कितने बच्चे थे जिन्हें ए ग्रेड मिल रहा था, 30%। इसलिए इसकी प्रॉबिलिटी क्या हो गई, 30/100, दैट इज 3/10। इसी तरह से प्रॉबिलिटी ई गिवन ई2 का मतलब क्या हुआ कि डे स्कॉलर को ए ग्रेड मिले, कि बच्चा डे स्कॉलर है और इसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी कि उसे ए ग्रेड मिले। तो ऐसे 20% बच्चे थे, तो इसलिए इसकी प्रॉबिलिटी हो गई 20/100। अब हमें निकालना क्या है कि जिस बच्चे को ए ग्रेड मिल रहा है वो हॉस्टल में रहता हो। तो इसका मतलब ए ग्रेड मिल रहा है, ये गिवन इवेंट है, और हम निकाल रहे हैं कि बच्चा, इसकी प्रॉबिलिटी निकाल रहे हैं कि बच्चा हॉस्टल में रह रहा है। इसका मतलब प्रॉबिलिटी ऑफ इवन निकाल रहे हैं हम। जब हमें क्या गिवन है कि बच्चा हॉस्टल में रहता है, इट मीन्स प्रॉबिलिटी ऑफ इवन गिवन ई फाइंड आउट करना है हमको। तो हम बेस थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ। सो दैट विल बी इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रॉबिलिटी ई गिवन इवन डिवाइडेड बाय probability E1 into probability E given E1 plus probability E2 into probability E given E2, और इन सब की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, कैंसिल हो गया, और ये आपके पास आ गया 9/9 + 4, दैट इज 9/13। दैट्स ऑल फॉर टुडे।